सियालकोट, पाकिस्तान, 1983। एक कमरा, कोई खिड़की नहीं, सिर्फ एक बल्ब, एक कुर्सी और एक आदमी जिसके हाथ बांधे हुए हैं, जिसका जिस्म कांपने लगा है लेकिन आंखें नहीं कांपती। आईएसआई के इंटेरोगेटर्स 3 दिन से पूछ रहे हैं। 3 दिन, नींद नहीं, पानी नहीं, डर नहीं दिया, तकलीफ दी। इलेक्ट्रिक शॉक्स, हड्डियां टूटी, नाखून उखड़े, और वो आदमी हाँ करता ही नहीं। इंटेरोगेटर्स कह रहे हैं, मानो कि तुम इंडियन हो, एक बार मानो सब खत्म हो जाएगा। और वो आदमी जिसका नाम पाकिस्तान में नबी अहमद शाकिर था, अंदर से मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि ये रोल उसने 8 साल तक इतनी परफेक्शन से खेला है कि खुद आईएसआई को यकीन नहीं आ रहा कि ये इंडियन है। ये वो आदमी है जिसने पाकिस्तान की फौज में मेजर का ओहदा हासिल किया, जिसने एक पाकिस्तानी से शादी की, जिसका एक बेटा पाकिस्तान में पला, जिसने सालों तक इंडिया को वो इंटेलिजेंस दी जिसने हजारों फौजियों की जानें बचाईं। लेकिन आज कोई गवर्नमेंट लॉयर नहीं आया, कोई रॉ ऑफिसर नहीं आया, कोई सीधा संदेश नहीं आया, क्योंकि इंडिया ने उसे पहचानना ही बंद कर दिया था। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो इंडिया के लिए मरा और इंडिया ने उसे कभी अपना नहीं कहा। ये था प्रोजेक्ट एक्स, और ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, जिसे इंदिरा गांधी ने खुद द ब्लैक टाइगर का टाइटल दिया था। वो इंडियन जासूस जिसने 8 साल पाकिस्तान की फौज के अंदर रह के वो काम किया जो कोई सैटेलाइट नहीं कर सकता था, और बदले में मिला एक अनमार्क्ड कब्र पाकिस्तान की जमीन में। लेकिन इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो इंडिया की सबसे बड़ी नाकामयाबी को अपने ही हीरोज के साथ बयान करती है। आज तक ऑफिशियली कोई नहीं जानता, लेकिन हम बताएंगे। साल 1973। इंडिया ने अभी अभी 1971 की जंग जीती थी। पाकिस्तान टूट गया था, बांग्लादेश बन गया था। लेकिन रावलपिंडी में जो गुस्सा था वो ठंडा नहीं हुआ, बल्कि और भड़का। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, हम बॉम्ब बनाएंगे चाहे घास खानी पड़ जाए, और उन्होंने अपना वादा निभाया। कहूता में एक सीक्रेट इनरिचमेंट फैसिलिटी बनी, प्रोजेक्ट 706, जिसे दुनिया नहीं जानती थी। लेकिन रॉ को कुछ सिग्नल्स आ रहे थे। सिग्नल्स नहीं, सिग्नल्स की गूंजें। पूरा सच किसी को नहीं पता था। 1977 में जनरल जियाउल हक ने कू किया, भुट्टो को फांसी दी। पाकिस्तान के अंदर एक नया खतरनाक इस्लामिसाइज्ड मिलिट्री कल्चर उभरा, जो अंदर से बंद था, बाहर से ज्यादा डेंजरस। उसी वक्त पंजाब में खालिस्तान की आग भड़क रही थी, और रॉ को कंफर्म हुआ आईएसआई ये आग अंदर से हवा दे रही थी। इंडिया के पास सैटेलाइट्स थे, इंटरसेप्ट्स थे, लेकिन जो नहीं था वो था दुश्मन का इरादा जानना। कब स्ट्राइक करेंगे, कहां, कैसे, ये सिर्फ एक आदमी बता सकता था जो दुश्मन के रूम में बैठा हो। इसलिए शुरू हुआ प्रोजेक्ट एक्स, इंडिया का सबसे एम्बिशियस, सबसे खतरनाक और सबसे अकेला इंटेलिजेंस ऑपरेशन। श्री गंगानगर, राजस्थान, पाकिस्तान की सरहद से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर, एक छोटे से घर में एक लड़का पड़ा था थिएटर की स्क्रिप्ट्स लेकर। उसका बाप इंडियन एयरफोर्स में था। घर में वतन की बात होती थी, लेकिन इस लड़के का दिल स्टेज पर धड़कता था। रविंद्र कौशिक 11 अप्रैल 1952 को पैदा हुआ। एसडी बिहानी कॉलेज में बीकॉम किया, लेकिन कॉमर्स की क्लास में बैठ के वो स्टेज के बारे में सोचता था। एक ऐसी आवाज जिसे वो चाहता तो किसी भी रंग में ढाल सकता था। उर्दू इतनी साफ कि लाहौरी सुनता तो कहता अपना है। पंजाबी इतनी पक्की कि सरहद पर कोई रोक ना सके। लखनऊ, एक नेशनल ड्रामा फेस्टिवल। स्टेज पर रविंद्र एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का रोल कर रहा था जो चाइनीज कैप्टिविटी में पकड़ा गया था। इंटेरोगेटर्स तकलीफ दे रहे हैं, वो कैरेक्टर नहीं मानता। नाखून निकलते हैं, वो नहीं मानता। मरने की नौबत आती है, वो तब भी नहीं मानता। ऑडियंस में एक आदमी बैठा था सिविल कपड़ों में, जो परफॉर्मेंस नहीं देख रहा था, वो उस लड़के की आंखें देख रहा था। परफॉर्मेंस खत्म हुई, रॉ ऑफिसर बैकस्टेज गया, एक ही सवाल पूछा, क्या तुम ये रोल इंडिया के लिए असली जिंदगी में करने को तैयार हो, जहां कोई रीटेक नहीं होगा? रविंद्र ने हां कह दी। वो 21 साल का था। सोचिए एक ऐसी फौज के अंदर जाना जो आपको दुश्मन मानती है। सोचिए वहां जाना, नहीं सिर्फ जाना नहीं, वहां रहना सालों तक। एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनना, एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में पढ़ना,
एक पाकिस्तानी औरत से शादी करना, एक बेटा पैदा करना, रोज नमाज पढ़ना, रोजा रखना, बातें करना उर्दू में, पाकिस्तानी एक्सेंट में, पाकिस्तानी एक्सप्रेशंस में, और इसी सब के बीच वो सब कुछ याद रखना जो इंडिया ने पूछा था। एक भी गलती, एक एक्सेंट की गलती, एक भी प्रेयर में हेजिटेशन, एक भी मोमेंट जब चेहरा बदल जाए और सब खत्म। कैप्चर, टॉर्चर, एग्जीक्यूशन। और इंडिया ऑफिशियली कुछ नहीं जानता था। कोई रेस्क्यू नहीं, कोई बैकअप नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं, सिर्फ एक काम, अंदर जाओ, काम करो, वापस आओ, अगर वापस आ सके। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, बिल्कुल नहीं। दिल्ली 1973 से 1975, 2 साल रॉ ने रविंद्र को एक कमरे में डाल दिया और एक नया आदमी बनाया। पहले जुबान उर्दू इतनी परफेक्ट करनी थी कि इस्लामाबाद का असली शहरी भी पकड़ न सके। पाकिस्तान के अर्बन सेंटर्स की स्पेसिफिक डायलेक्ट, लाहौरी एक्सेंट का फर्क, कराचीआइट का फर्क, पेशावराइट का फर्क, रविंद्र ने सब सीखा। फिर मजहब, रोज 5 वक्त की नमाज, कुरान तिलावत, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, शरिया के बेसिक रूल्स, रमजान के रोजा, ईद के कस्टम्स, शादी के कस्टम्स, जनाजे के कस्टम्स, हर वो चीज जो एक डिवाउट मुस्लिम पाकिस्तानी ऑफिसर जानता होगा। फिर जिस्म, सर्कमसिजन। ये सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं था, ये कमिटमेंट था कि अगर कभी फिजिकल चेक भी होगा, जिस्म भी कवर नहीं तोड़ेगा। और फिर कागज, नबी अहमद शाकिर, इस्लामाबाद का रहने वाला, एक पाकिस्तानी मुस्लिम, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल रिकॉर्ड्स, सब फेक, सब परफेक्ट। और इंडिया में रविंद्र कौशिक के रिकॉर्ड्स हमेशा के लिए डिलीट। नवंबर 1975, एक बीएसएफ आउटपोस्ट, अमृतसर सेक्टर के पास एक गेहूं का खेत, रात का वक्त। एक तमिल स्पीकिंग रॉ ऑफिसर ने रविंद्र का हाथ थामा, एक बार, फिर छोड़ दिया, और वो 23 साल का लड़का पाकिस्तान के अंधेरों में घुस गया, अकेला, हमेशा के लिए। कराची यूनिवर्सिटी में एलएलबी की, 1976 में अमानत से शादी की, एक पाकिस्तानी औरत जो सच्ची समझती थी कि नबी अहमद शाकिर उसका शौहर है। लेट 1970s में पाकिस्तान आर्मी के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी ली। वो डिपार्टमेंट जो एक मेजर के बैटल्स नहीं बल्कि पूरी डिवीजन का पैसा, पेट्रोल, एम्यूनिशन ट्रैक करता है। एक गोल्ड माइन। इंटेलिजेंस रॉ तक पहुंचती थी। इनविजिबल इंक में लिखे खतूत कुवैत और दुबई के रिले एड्रेसेस से होते हुए डिप्लोमेटिक पाउचेस के जरिए दिल्ली। 4 से 6 हफ्ते लग जाते थे, लेकिन इंटेल इतना सॉलिड होता था कि इंदिरा गांधी खुद इंतजार करती थी। 1979 से 1983 ये थे द गोल्डन ईयर्स। रविंद्र कौशिक, अब मेजर नबी अहमद शाकिर, पाकिस्तान आर्मी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठ के डिवीजन लेवल ट्रूप मूवमेंट्स देख रहा था, न्यूक्लियर प्रोग्राम की फंडिंग ट्रैक कर रहा था, आईएसआई के खालिस्तान लिंक्स की रिपोर्ट भेज रहा था। इंडिया जाग रहा था उसकी आंखों से। फिर सितंबर 1983 में रॉ ने एक फैसला किया जो सब खत्म कर दिया। दिल्ली में किसी ने सोचा कि कौशिक के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, शायद एक्सट्रैक्ट करना, शायद प्रोटोकॉल्स अपडेट करना। जिस आदमी को भेजा गया वो था इनायत मसीह, एक लो लेवल ऑपरेटिव, ट्रेंड नहीं डीप कवर के लिए। ये वो आदमी था जो कौशिक की तरह 2 साल नहीं 2 दिन की ट्रेनिंग भी शायद पूरी नहीं कर सकता था। मसीह ने बॉर्डर क्रॉस किया। आईएसआई का जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान की स्पेशलिस्ट काउंटर स्पाई यूनिट, उसने मसीह को बॉर्डर पर ही रोक लिया। 1 या 2 घंटे की इंटेरोगेशन, मसीह टूट गया। उसने सब कुछ बता दिया, नाम, रैंक, डिपार्टमेंट। लेकिन आईएसआई ने कौशिक को सीधा अरेस्ट नहीं किया। उन्होंने मसीह को यूज किया, एक ट्रैप। उन्होंने मसीह को फोर्स किया कि वो कौशिक से मिलने जाए, जैसे पहले से प्लान था। कौशिक को कोई अंदाजा नहीं था। वो एक पार्क में गया अपने कॉन्टैक्ट से मिलने। आईएसआई ऑफिसर्स चारों तरफ से आ गए, और यही वो पल था जब 8 साल की फ्लॉलेस परफॉर्मेंस एक पल में खत्म हो गई। आयरनी सुनने वाली थी। कौशिक ने कभी गलती नहीं की, एक बार भी नहीं। इंडिया ने गलती की और कौशिक ने कीमत अदा की। सितंबर 1983, सियालकोट, आईएसआई इंटेरोगेशन सेंटर। अंदर लाया गया रविंद्र कौशिक, हाथ बांधे, एक कुर्सी, एक बल्ब। यही वो पल है जो कोल्ड ओपन में था, अब पूरा सर्कल बनता है। आईएसआई इंटेरोगेटर्स के पास नाम था, डिपार्टमेंट था, रैंक था, सब मसीह ने दे दिया था। लेकिन रविंद्र अंदर से एक नफ्स लेकर नबी अहमद शाकिर ही रहा।
मैं पाकिस्तानी हूँ, मसीह झूठा है, मुझे फ्रेम किया जा रहा है। 2 साल तक इलेक्ट्रिक शॉक्स, बार बार हड्डियां टूटी, कई पानी के टॉर्चर में सांस घुटती रही, नाखून उठे, रात को सोने नहीं दिया गया, बर्फ में रखा गया। लेकिन कौशिक टूटता नहीं, नाम नहीं देता, हैंडलर नहीं बताता, नेटवर्क नहीं खोलता। ये वो मोनो एक्ट था जिसके लिए RAW ने उसे स्टेज पर देखा था। सिर्फ अब ऑडियंस नहीं थी, सिर्फ दरवाजे थे, और वो अकेला था। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, डेथ सेंटेंस, फांसी। फिर एक अजीब लीगल ट्विस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कम्यूट किया डेथ से लाइफ इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि कागज पर रविंद्र कौशिक का इंडिया में कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेजेंड इतना परफेक्ट था कि पाकिस्तानी कोर्ट फिजिकल एविडेंस नहीं ढूंढ सका कि ये बंदा इंडिया का था। वो लेजेंड बिल्डिंग जो रॉ ने 1973 में की थी, उसी ने 1985 में उसकी जान बचाई। लेकिन जेल की जिंदगी से मौत बेहतर होती, ये कौशिक ने अगले 16 साल में महसूस किया। कैप्चर के बाद कोई पाकिस्तानी मिलिट्री रिटेलिएटरी एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये एक एस्पियोनाज केस था, जंग नहीं। पाकिस्तान ने कौशिक को इंटेलिजेंस एसेट की तरह इस्तेमाल करना चाहा 2 साल तक, लेकिन कौशिक ने कुछ नहीं दिया जिससे इंडियन नेटवर्क रोल अप होती। वो अकेला लड़ा, बिना किसी इंडियन सपोर्ट के। लेकिन इस ऑपरेशन की कीमत वो अंदर से अदा हुई। वो लोगों ने दी जो कभी यूनिफॉर्म नहीं पहने। अमला देवी, रविंद्र की मां। जब बेटे की गिरफ्तारी की खबर आई, पति JM कौशिक हार्ट फेलियर से गुजर गए। अपने बेटे को एक बार और देखने की तमन्ना दिल में लिए अमला देवी अकेली रह गई। वो औरत जिसने कभी गवर्नमेंट का चेहरा नहीं देखा था, अपनी सारी उम्र PM के ऑफिस के बाहर धरनों में गई, लेटर्स लिखे राजीव गांधी को, नरसिम्हा राव को, वाजपेयी को। हर बार खामोशी। 500 रुपए पर मंथ, ये था इंडिया का ऑफिशियल जवाब एक मेजर लेवल इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की मां के लिए। अमला देवी 2006 में गुजर गई। बेटे का चेहरा नहीं देखा, जवाब नहीं मिला। राजेश्वर नाथ कौशिक भाई आज भी जिंदा हैं, आज भी लड़ रहे हैं। उनका एक ही सवाल, पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ रिकग्निशन चाहिए। ये वो इंसानी कीमत है जो कोई ऑफिशियल रिपोर्ट में नहीं लिखी। ये वो लोग हैं, नंबर नहीं, इंसान हैं, जिनकी जिंदगियां एक मिशन के साथ खत्म हो गईं। आज भी ये सोचकर आंखें भर आती हैं। 1983 में जब रविंद्र कौशिक अरेस्ट हुआ, इंडिया ने क्या कहा? कुछ नहीं। ऑफिशियली रविंद्र कौशिक एग्जिस्ट ही नहीं करता था। रिकॉर्ड्स डिलीट हो चुके थे 1973 में। रॉ ने प्लॉजिबल डिनायबिलिटी मेंटेन की। डिप्लोमेटिक फॉलआउट से बचने के लिए एक इंसान को अनकारा कर दिया गया। ये ऑफिशियल मैसेज था, खामोशी। लेकिन एक सिंबॉलिक मोमेंट था, और वो था इंदिरा गांधी का वो टाइटल, द ब्लैक टाइगर। 1979 में जब कौशिक की इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की राजस्थान सेक्टर में मिलिट्री बिल्डअप एक्सपोज की, जब इंडिया ने प्रीएम्प्टिवली सेक्टर रीइंफोर्स किया और पोटेंशियल वॉर अवर्ट हुआ, इंदिरा गांधी ने अपने हैंडलर्स से कहा, ये ऑपरेटिव रात के अंधेरों में चीते की तरह चलता है, उसे ब्लैक टाइगर कहते हैं। वो टाइटल कभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई मेडल सेरेमनी नहीं। वो टाइटल सिर्फ R&W फाइल्स में था, और उस आदमी के दिल में जो सियालकोट जेल में बैठा था और सोच रहा था, क्या मुझे याद किया जा रहा है? और यहाँ है सबसे बड़ी आयरनी, वो आदमी जिसने लखनऊ स्टेज पर एक फिक्शनल कैप्चर्ड ऑफिसर का रोल किया था, जो टॉर्चर में भी नहीं टूटता, उसने असली जिंदगी में वही किया, सच में। लेकिन फिक्शनल ऑफिसर को फिल्म के एंड में हीरो का रिश्ता मिलता है, असली ऑफिसर को मिला एक अनमार्क्ड कब्र। 1985 से 2001, 16 साल। सियालकोट से कोट लखपत लाहौर, कोट लखपत से मियांवाली सेंट्रल जेल, 3 जेलें, एक के बाद एक। कौशिक का जिस्म जो पहले टॉर्चर से टूटा था, अब बीमारी से टूट रहा था। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, TB, जो जेल की सीली दीवारों में रहते रहते आता है। हार्ट डिजीज, जो टॉर्चर और सालों के स्ट्रेस के बाद आता है। इंडिया से कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई ऑफिशियल वकील नहीं आया, कोई राब्ता नहीं। सिर्फ खत आते थे, वो भी छुपा के, पुलिस की आंखों से बचा के। उसने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? वो अकेले थे, बिल्कुल अकेले। पाकिस्तान में बीवी अमानत, एक पाकिस्तानी मां जिसने अपने शौहर को इंडियन स्पाई की तरह एक्सपोज होते देखा। रिश्ता टूट गया, कम्युनिटी ने मुंह फेरा, और बेटा अरीब अहमद खान, वो पलता रहा अपनी मां के साथ। अपने बाप को नबी अहमद शाकिर के नाम से जानता रहा। 2012-2013 में अरीब भी गुजर गए। कभी नहीं जाना कि उनके बाप एक इंडियन हीरो थे। 21 नवंबर 2001, मियांवाली सेंट्रल जेल।
रविंद्र कौशिक की मौत होती है ट्यूबरकुलोसिस और हार्ट डिजीज से। उम्र 49 साल। कोई इंडियन फ्लैग नहीं, कोई गन सल्यूट नहीं, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं। उसे जेल की दीवार के पीछे एक अनमार्क्ड कब्र में दफन किया गया, पाकिस्तान की जमीन में, नबी अहमद शाकिर के नाम से। इंडिया ने आज तक ऑफिशियली नहीं माना कि वो कभी एग्जिस्ट करता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश को दे दी और बदले में उन्हें क्या मिला? 2001 सरबजीत सिंह पाकिस्तान के जेल में बंद था। इंडिया ने कैंपेन चलाया, मीडिया कवरेज थी, पार्लियामेंट में सवाल उठे। रविंद्र कौशिक 2001 में उसी पाकिस्तान में गुजर गए। कोई कैंपेन नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई सवाल नहीं। फर्क क्या था? सरबजीत का नाम इंडिया को पता था, कौशिक का नाम इंडिया ने खुद डिलीट किया था। यह है सबसे गहरी आयरनी इस पूरी कहानी की। प्रोजेक्ट एक्स RAW की सबसे कामयाब डीप कवर ऑपरेशन थी। एक 23 साल के लड़के ने पाकिस्तान की फौज के अंदर 8 साल गुजारे, बिना एक भी गलती के। एस्टिमेटेड 20,000 इंडियन फौजियों की जानें बची उन एस्केलेशंस को रोक के जो कौशिक की इंटेलिजेंस ने एक्सपोज की। इंदिरा गांधी ने उसे टाइटल दिया। और फिर वो आदमी एक जेल में रहा, कानत से काटता रहा, इंडिया के खत का इंतजार करता रहा। खत नहीं आया। आज रोमियो अकबर वॉल्टर फिल्म आई, एक था टाइगर आई, लोग जानते हैं, लेकिन ऑफिशियली कोई मेमोरियल नहीं, कोई भारत रत्न नहीं, कोई गवर्नमेंट एक्नॉलेजमेंट नहीं। सवाल आज भी जिंदा है, और ये आप सोचें, क्या एक मुल्क का हक है कि वो अपने हीरोज का नाम यूज करे, फिर उसे डिलीट करे, फिर भूल जाए? क्या प्लॉजिबल डिनायबिलिटी सिर्फ डिप्लोमेसी का हथियार है, या एक इंसान की पूरी जिंदगी डिलीट करने का एक्सक्यूज? कमेंट में बताएं, क्योंकि ये सवाल सिर्फ रविंद्र कौशिक का नहीं है, ये उन तमाम लोगों का सवाल है जो आज भी किसी अंधेरे कमरे में इंडिया के लिए काम कर रहे हैं और जानते हैं कि अगर पकड़े गए, इंडिया उन्हें जानता भी नहीं था। दोस्तों, ब्लैक टाइगर की ये कहानी श्री गंगानगर से मियां वाली जेल तक अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो एक लाइक जरूर करें। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें हम जानते तक नहीं। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हम हर हफ्ते ऐसी अनजान असली कहानियां लाते हैं। और कमेंट में लिखें ब्लैक टाइगर, ताकि वो नाम जिंदा रहे। जय हिंद।